हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, इधर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या किसी अन्य एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल में सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो वो मिलते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम अबाउट दी वॉल्केनिक इरप्शन। आपकी जानकारी के बता दूं, दिस इज लेक्चर नंबर 29। ठीक है, 29th नंबर का लेक्चर है ऑफ ल्यूसेंट जियोग्राफी। ठीक है, ल्यूसेंट जियोग्राफी की जो हमने 20 आवर्स सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 29 में पहुंच चुके हैं। और जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दोस्तों लूसेंट बुक से, उसमें जो टॉपिक का नाम दिया गया है वो दिया गया है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। तो आज के इस वीडियो में वॉल्केनिक इरप्शन पढ़ रहे हैं, और अर्थक्वेक हमने जो कवर किया था वो किया था लेक्चर नंबर 28 में। और अगर आपने लेक्चर नंबर 28 या अन्य वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम 1 to 29 जितने भी वीडियोज अभी तक बने हैं देखने हैं, तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या इस वीडियो को एंड होने दीजिएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे के सारे फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सीरीज यानी कि लेक्चर नंबर 1 से 29 लेक्चर तक के सारे देखने को मिल जाएंगे वीडियो। फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टॉकिंग अबाउट वॉल्केनिक इरप्शन। तो क्या होता है दोस्तों वॉल्केनिक इरप्शन? सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, पाउरिंग आउट ऑफ मैग्मा एंड मोल्टन रॉक्स टू अर्थ सरफेस। यानी कि जब मैग्मा और मोल्टन रॉक्स जो है वो अर्थ के सरफेस में पहुंच जाते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों? वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। तो कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में सुना होगा ज्वार भाटा, वॉल्केनिक इरप्शन, इसका आपने नाम सुना होगा कि किस तरीके से जो लावा होता है जो मैग्मा के रूप में जो है अंदर से निकलता है और लावा बन के जो है बाहर विस्फोट होता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ये। तो आपने देखा होगा इसको कहीं ना कहीं या सुना होगा इसके बारे में वॉल्केनिक इरप्शन के। तो बात करूं दोस्तों मैं, यहाँ पर फोटो भी दिखाई गई है दोस्तों कि किस तरीके से ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है। यहाँ पर देखिए आप, मैग्मा चैम्बर है, इसके अंदर पूरा का पूरा मैग्मा भरा रहता है, और जैसे ही ये सरफेस में आता है तो जो मैग्मा होता है दोस्तों वो जब तक अंदर है, ठीक है, इंटीरियर में है अर्थ के, यानी कि मेंटल में है, उसको मैग्मा कहेंगे। और जैसे ही ये मैग्मा अर्थ के सरफेस में आना शुरू हो जाता है इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है लावा। ठीक है, सरफेस में पहुंच गया तो लावा, और उससे पहले यही चीज क्या होगी दोस्तों? मैग्मा होगी। तो इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। अब क्या क्या बाहर आता है दोस्तों, सरफेस में क्या क्या आता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, वो जान लो। तो इसमें आता है मैग्मा। मैग्मा देख लिया आपने, जो ये लिक्विड फॉर्म में जो ये हॉट आप कह सकते हैं मोल्टन रॉक्स होते हैं, वो है मैग्मा। इसके अलावा स्टीम, स्टीम यानी कि जो ये धुआं है, इस तरीके का धुआं आता है। उसके बाद रॉक पार्टिकल्स यानी कि चट्टान के कुछ पार्टिकल्स आते हैं, डस्ट आता है, और वो ये बहुत ही फोर्स से जो है वो बाहर की तरफ को निकलता है। ठीक है, और ये बाहर को निकलता है थ्रू पाइप लाइक पैसेज। ठीक है, एक नैरो पाइप होता है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला मेंटल का पार्ट है इधर अंदर जहां पर ये मैग्मा बना हुआ है, और ये पाइप आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये पतला सा। ठीक है, मैं एक बार पेन का वो चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो जो ये वाला ये पाइप दिख रहा होगा आपको, ये बीच में ये, तो ये वाला पाइप जो है, ये नैरो पाइप जो है, इसके थ्रू जो है ये मेंटल से क्रस्ट या आप कह सकते हैं सरफेस तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये पाइप लाइक पैसेज होता है। नाउ ओपनिंग ऑफ दिस पाइप, अब जो ये पाइप है यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग है, ये इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ पेन से, ये जहाँ पर से ओपनिंग है यानी कि सरफेस में जहाँ पर ये पाइप खुलेगा, ठीक है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों क्रेटर। ठीक है, ये क्रेटर का निर्माण करता है क्योंकि यहाँ पर एक डिप्रेशन टाइप का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर से ये बाहर आ रहा है, यानी कि जैसे ये नैरो पाइप है, पहले तो ये इस तरीके का पाइप है, और ये पाइप यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ पर मुंह है किसका? दिस इज द माउथ ऑफ दैट वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो का या ज्वार भाटा का जो माउथ या मुंह होगा, उसको ही हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस फर्दर डिप्रेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्डेरा। कैल्डेरा, ठीक है। अब कैल्डेरा और क्रेटर में क्या अंतर होता है दोस्तों?
मैंने क्या बोला कि जो माउथ होगा वॉल्केनो का, जो कि सरफेस पे माउथ बना होगा, जहां से जो भी ये मैग्मा, स्टीम रॉक्स, पार्टिकल, डस्ट, ये सब बाहर आ रहे हैं, सरफेस में आ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। अब जब यही क्रेटर दोस्तों साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब इसका साइज, क्रेटर का साइज, जैसे ये अभी इतना इसका माउथ है, यहाँ पर आप देखिए जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, इतना माउथ है, तो इसको हम क्रेटर कहेंगे। लेकिन सडनली ये इंक्रीज होके इसका एरिया इतना बड़ा माउथ इसका बन जाता है, तो इस इतने बड़े एरिया तक जब ये डिप्रेशन फैल जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, कैल्डेरा कहेंगे। ठीक है, तो कैल्डेरा जो है वो क्रेटर का ही बड़ा रूप है। ऑलराइट, तो क्या होता है दोस्तों, अब ये क्रेटर फॉर्म कैसे होता है, जब बहुत ज्यादा तेजी से या बहुत ज्यादा फोर्स से जो ये मैग्मा या जो रॉक पार्टिकल्स, ये सारी चीजें, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्या क्या चीजें बाहर आती हैं, जब ये बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स से आती हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर फोर्स अप्लाई करती हैं। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, इतने ज्यादा फोर्स के होने के कारण यहाँ पर, जहाँ पर माउथ होता है, जहाँ पर ये पाइप खत्म होता है, यहाँ पर एक क्या बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, और इसी से निर्माण होता है क्रेटर का। और धीरे धीरे जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा, ये क्रेटर बढ़ता जाएगा और ये कैल्डेरा का निर्माण करा देगा। फिर अगला पॉइंट है, लावा थ्रोन इनटू द स्काई फॉर्म सॉलिड फ्रेगमेंट्स आफ्टर फॉलिंग इन द ग्राउंड। अब देखो, जब बहुत ही फोर्स से चीजें बाहर को आती हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि वॉल्केनो से क्या आती है, बॉम्बार्डिंग टाइप की होती है, मीन्स कि गोले टाइप के निकलते हुए आपने देखा होगा, जो कि बहुत दूर तक जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये दूर तक गिरते हैं, तो फाइनली ये हिट करेंगे सरफेस को या सरफेस से टकराएंगे, तो यहाँ पर ये टुकड़े बन जाते हैं इसके। तो ठीक है, तो जितने भी ये टुकड़े होते हैं दोस्तों, यानी कि जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं या सॉलिड फ्रेगमेंट्स जिनको हम कहते हैं, वो जो है वो लावा जब उछलता है, ठीक है, हवा में जब दूर तक उछलता है, तो हिट करने के बाद जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द सॉलिड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये होता है। तो ये सब तो था दोस्तों अबाउट वॉल्केनिक इरप्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन के टाइप्स की जब हम बात करते हैं, तो दो प्रकार के वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अगर हम इसके इजेक्शन के थ्रू देखें तो। ठीक है, बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ इजेक्शन ऑफ मैग्मा, यानी कि जो मैग्मा है, मैग्मा क्या है, जो ये मेंटल में जो होगा वो मैग्मा होगा, और जब ये मेंटल से इस पाइप के थ्रू बाहर सरफेस में पहुंच गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ इजेक्शन, यानी कि किस तरीके से जो ये मैग्मा है वो सरफेस की तरफ को निकलता है या बाहर आता है, उसके बेसिस पे दो टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल इरप्शन और सेकेंड इज फिजर इरप्शन। तो आप कह सकते हैं इरप्शन के टाइप है ये। ठीक है, तो सेंट्रल इरप्शन और फिजर इरप्शन। अब किस तरीके से मैग्मा बाहर निकलेगा और लावा का फॉर्मेशन करेगा, उसके प्रकार हैं ये। तो बात कर लेते हैं पहले प्रकार की, यानी कि सेंट्रल इरप्शन की। तो सेंट्रल इरप्शन में क्या होता है दोस्तों, समटाइम्स लावा, स्टीम, डस्ट, स्मोक, रॉक फ्रेगमेंट्स आर इजेक्टेड फ्रॉम नैरो पाइप विथ अ ग्रेटर इंटेंसिटी। तो हमने देखा था कि जब ज्वार भाटा यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उस टाइम पे लावा निकलता है, लावा स्टीम निकलता है बाहर, डस्ट बाहर निकलता है, स्मोक, रॉक फ्रेगमेंट्स, ये सारी चीजें जो है वो बाहर की तरफ को निकलती हैं। फ्रॉम दी मेंटल टू द क्रस्ट या अर्थ सरफेस में जो है ये सारी चीजें निकलती हैं। तो जब ये चीजें बाहर को निकलती हैं विथ अ ग्रेटर इंटेंसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा के जब ये बाहर को निकलती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेंट्रल इरप्शन कहा जाता है। अब जब ये मैग्मा बाहर को निकलेगा, ठीक है, मैग्मा, स्टीम, डस्ट, स्मोक, ये सारी चीजें अगर ग्रेटर इंटेंसिटी यानी कि ग्रेटर फोर्स के साथ बाहर को निकलती हैं जब, तो दे गिव राइज टू द कॉनिकल और डोम शेप्ड हिल्स। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, जो ये मैग्मा है बहुत ही तेजी से बाहर को निकल रहा है, तो ये एक डोम शेप्ड हिल का निर्माण करेगा। अब ये जब ये सूख जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से बाहर को आया है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये इस तरीके से बाहर को, इस पैसेज से बाहर को निकला, बहुत ही तेजी से बाहर को निकला, तो ये ज्यादा अमाउंट जो है वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे एक बहुत कम टाइम में कंटिन्यूअसली चीज बाहर की तरफ को निकलेगी, तो उसका जो डिपोजिशन है वो एक ही जगह पर हो जाएगा, और डिपोजिशन एक ही जगह पर हो जाएगा, तो ये कोनिकल और डोम शेप्ड हिल्स इस तरीके के हिल्स का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि
बहुत सारा अमाउंट ऑफ जो मैग्मा था वो एक साथ निकला है, एक साथ निकला है और एक ही जगह पर निकला है, तो वो एक ही जगह पर ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा और एक हिल का निर्माण करेगा और इग्नियस रॉक्स इसमें बेसिकली पाए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, जो माउंट किलिमंजारो है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल इरप्शन। और फुजियामा जापान में जो है वो भी एक सेंट्रल इरप्शन वहां पर भी देखने को मिलता है। और माउंट एटना जो कि इटली में इटली में स्थित है, और वहां पर भी जो है ये सेंट्रल इरप्शन देखने को मिलता है। तो सेंट्रल इरप्शन में क्या होगा दोस्तों, जो भी मैग्मा, स्मोक, डस्ट, रॉक पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ग्रेटर इंटेंसिटी या बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ बाहर की तरफ को निकलेंगे और एक ही जगह पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और कॉनिकल शेप्ड हिल्स का निर्माण करेंगे। बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप है दोस्तों फिशर इरप्शन। तो फिशर इरप्शन में क्या होता है दोस्तों, ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिशर इरप्शन में क्या होता है, लॉन्ग फिशर क्रैक्स डेवलप इन द सरफेस। अब हमने देखा था, ये चीज हमने समझी थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कई बार क्या होता है, जब मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो उसके वजह से क्या होता है, क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और जो लेयर होती है अर्थ के सरफेस की वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, जिसके चलते जो लावा है, मोल्टन रॉक्स है, वो आसानी से जो है वो सरफेस में पहुंच जाते हैं। तो ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब, तो बहुत सारे फॉल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन फॉल्ट्स के थ्रू जो ये लावा, मोल्टन रॉक्स, रॉक फ्रेगमेंट, स्टीम पोर्स, ये सारे के सारे जो है धीरे धीरे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मान लो एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, ये प्लेट थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गई, ये वाली इधर की डायरेक्शन में, ये वाली इधर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक फॉल्ट या क्रैक यहाँ पर फॉर्मेशन इन्होंने कर दी और ऊपर की लेयर क्या हो जाएगी, अपने आप ही वीक हो जाएगी। तो जो ये हमारा मेंटल होगा, मेंटल वाला पार्ट जिसमें कि मैग्मा भरा हुआ है जो मैं नीचे बना रहा हूँ, अब इसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से स्पेस मिल गया बाहर आने के लिए, तो ये धीरे 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 करके जो है वो बाहर आता है, ठीक है। अब ये ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ नहीं आएगा क्योंकि इसको एक स्पेस मिल गया है, तो आराम आराम से जो है ये चीज बाहर को आती रहेगी। जैसा कि इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक फॉल्ट क्रिएट हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर से ये मैग्मा जो है, या आप कह सकते हैं लावा जो है, वो धीरे धीरे बह रहा है। अब धीरे धीरे कोई चीज बहेगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा दूर तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर ज्यादा दूर तक ये चीज जो ये स्प्रेड होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये चीज पहुंचती है, यहाँ पर लावा, मैग्मा। तो इसके चलते जो प्लेट्यूस का निर्माण यहाँ पर होता है, तो इन टाइप जो प्लेट्यूस फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ दिस लावा, इनको हम क्या कहते हैं, बेसॉल्ट प्लेट्यूस कहते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय दिस इरप्शन। अब ये बेसल्ट जो प्लेट्यूज हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देख लीजिए। पहले तो ब्राजील, साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील में बेसल्ट प्लेट्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया में बेसल्ट प्लेट्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ वेस्ट एशिया में। और इंडिया की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, इट इज अ टाइप ऑफ बेसल्ट प्लेट्यूज। अब बेसल्ट प्लेट्यूज कैसे फॉर्म हुए मुझे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल जो है वो भी बेसाल्ट रॉक्स में ही पाई जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन रबर प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल काफी फेमस है। तो ब्लैक सॉइल जो है वो बेसाल्ट रॉक्स, या आप कह सकते हैं जो बेसाल्ट प्लेट्यूज है, वहां पर मोस्टली जो है वो पाई जाती है इंडिया में, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हो गया फिजर इरप्शन। तो बेसिक डिफरेंस फिजर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन में आपको आ गया होगा दोस्तों। सेंट्रल इरप्शन में क्या होता है कि कोई भी फॉल्ट डेवलप नहीं होगा, धीरे धीरे जो है वो जो मैग्मा है वो ऊपर सरफेस की तरफ क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, धीरे धीरे प्रेशर लगाएगा 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 लगाएगा। एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये कब बहुत टाइम से प्रेशर लगा रहा था, इसको कोई जगह नहीं मिली बाहर आने की, तो एक बार क्या होगा कि धीरे धीरे जो जब नीचे डेंसिटी बढ़ती जाएगी मैग्मा की, तो यहाँ पर एक सडन जो है एक ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ ये ऊपर की तरफ को उछाल लेगा और बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो एक ही टाइम पे आएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर प्रेशर लगा रहा था वो, लेकिन अब जाके उसको जो है वो स्पेस मिला है, तो ये एक साथ उछलेगा। तो इस तरीके का जो है वो किसका, कोनिकल डोम शेप का निर्माण करेगा। लेकिन फिशर इरप्शन में क्या होगा कि जब प्लेट्स का इस तरीके से लेटरल शिफ्ट होगा तो धीरे धीरे जो है वो इसको स्पेस मिल जाएगा। तो जैसे धीरे धीरे ये
जो है वो बाहर की तरफ को निकलते रहेगा मैग्मा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है फिशर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन में। सेंट्रल इरप्शन बहुत तेजी से आता है, फिशर इरप्शन में जो मैग्मा है वो क्या करता है, स्लोली स्लोली आता है। अब बात कर देते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो मैग्मा बाहर आता है उसके बेसिस पे वॉल्केनिक इरप्शन के टाइप देखे थे। तो इसमें हमें मिला था सेंट्रल इरप्शन और फिशर इरप्शन। अब हम बात करने वाले हैं कि कितने कितने टाइम पे जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, यानी कि हम यहाँ पर पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। तो पीरियोडिसिटी के बेसिस पे 3 टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉल्केनो, सेकेंड वन इज डोरमेंट वॉल्केनो, थर्ड वन इज डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एक्टिव वॉल्केनोज। अब नाम ही जिसका एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली इजेक्ट होता होगा, यानी कि ऐसे टाइप के वॉल्केनोज जो टाइम टाइम पे बाहर की तरफ को मैग्मा को रिलीज करते रहते हैं, फ्रेगमेंट्स को, स्मोक्स को बाहर रिलीज करते रहते हैं, मींस कि ज़्यादा अमाउंट में या कॉन्स्टेंटली जो है बाहर करते रहते हैं मैग्मा को। तो उनको क्या कहा जाता है, एक्टिव वॉल्केनोज कहा जाता है। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कि कब ये रिलीज कर लेंगे, बहुत ही जल्दी में जो है ये रिलीज करते रहते हैं, बहुत ही कम टाइम पे ये जो लावा को है वो रिलीज करते हैं या लावा को क्या करते हैं, इरप्ट करते हैं। तो देयर आर 500 मोर देन 500 एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो 500 से भी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ठीक है, जहां पर जो है लावा जो है वो इरप्ट। एटना, स्ट्रेम्बोली, माउंट एरेबस, अंटार्कटिका, तो ये सारे जो हैं वो टाइप हैं एक्टिव वॉल्केनोज के, ठीक है। तो नाम ही इनका एक्टिव है। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, डोरमेंट वॉल्केनोज। अब डोरमेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं, दीज बिकम क्वाइट आफ्टर इरप्शन। अब यहां पर भी क्या होगा, डोरमेंट वॉल्केनोज भी इरप्ट तो करेंगे लेकिन उसके बाद बहुत समय के लिए क्वाइट हो जाते हैं, ठीक है। बट इन फ्यूचर दे विल अगेन इरप्ट वेरी वायलेंटली, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अब एक बार इरप्शन हो गया, फिर उसके बाद बहुत टाइम तक इसमें कुछ भी हलचल नहीं होगी, एकदम सही से ये रहेंगे, बट अचानक से इनमें जो है बहुत सालों के बाद अचानक से दोबारा ये इरप्ट हो जाते हैं और बहुत ही वायलेंटली इरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव वॉल्केनोज की, तो एक्टिव वॉल्केनोज फिशर इरप्शन, जहां पर भी फिशर इरप्शन देखने को मिलेगा ना हमें, फिशर इरप्शन मतलब कि धीरे धीरे जो है मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ को आता है, क्योंकि उसको क्या क्रैक मिल गया, ठीक है। क्रैक्स के डेवलप होने के कारण जो मैग्मा है उसको जगह मिल गई कि वो बाहर आ सके, तो धीरे धीरे वो बाहर आते रहता है। तो इस टाइप का अगर सिनेरियो देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो है वो बाहर आता है, इसका मतलब है कि एक्टिव वॉल्केनो वहां पर होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल इरप्शन कब देखने को मिलेगा, जब जो नीचे जो डेंसिटी है मैग्मा की वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है बाहर आने के लिए, तो फिर एक बार अचानक से वो ब्लास्ट करते हुए विथ हाई इंटेंसिटी, विथ हाई फोर्स बाहर की ओर निकलेगा। तो ये डोरमेंट वॉल्केनोज के केस में वही होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक क्वाइट रहते हैं, तो अचानक जब फ्यूचर में इनमें इरप्शन होता है तो वो बहुत ही वायलेंट होता है। इट कॉज इनॉर्मस डैमेज, ठीक है, इट कॉज इनॉर्मस डैमेज टू ह्यूमंस एज वेल एज वेल्थ, ठीक है। जितना भी आप डेवलपमेंट करेंगे, अगर ये इरप्शन आ गया तो एकदम से सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है फुजियामा जापान और क्राकाटो इंडोनेशिया, उसके अलावा वेशिवश इटली, तो ये सारी जो जगह हैं यहाँ पर जो है डोरमेंट वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है थर्ड टाइप का वॉल्केनो जिसको कि डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। अब नाम ही इसका डेड वॉल्केनोज है, मतलब कि ये इरप्ट नहीं होते हैं आजकल, और बहुत ही मीन्स बहुत टाइम से ये इरप्ट नहीं हुए हैं, मोर देन 1000 ईयर्स हो गए हैं इनको इरप्ट हुए, ठीक है। तो हजारों सालों से ये इरप्ट नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि शायद ये आगे भी इरप्शन नहीं होगा इनमें, ठीक है। ये बाहर की तरफ को जो है लावा को नहीं रिलीज करेंगे, तो इनको कहा जाता है डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जैसे कि माउंट केनिया है, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चला, जब वहां से वॉल्केनो जो है इरप्शन नहीं होता है, तो हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर जो वॉल्केनो हो जाए करके। तो ये पता लगाने के लिए दोस्तों, हम अगर हम देखेंगे ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक
बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहीं पाई जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर वॉल्केनोज होंगे। बट अगर वो इरप्ट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ठीक है, जैसे कि माउंट केनिया की बात करें और माउंट किलिमंजारो है सिमिलरली इन ईस्टर्न अफ्रीका, पोपा जो कि म्यांमार में स्थित है, और इसी तरीके से दमावंद ईरान में, कोही सुल्तान पाकिस्तान में। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो यही सारा कुछ था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक एक पॉइंट आपको इसका समझ आया होगा। तो सबसे पहले हमने वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ा, इसी के साथ ही हमने देखा कि जो इसका माउथ होता है इसको क्राटर कहते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा माउथ की जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी, उसको कैल्डेरा कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन के बेसिस पे, यानी कि इजेक्शन के बेसिस पे जो है मैग्मा के इजेक्शन के बेसिस पे पढ़े सेंट्रल और फिशर। सेंट्रल में क्या था, बहुत ही तेजी से बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ जो है वो मैग्मा बाहर आता था, और फिशर में क्या होता था, धीरे धीरे एक स्पेस उसको मिल जाता था बाहर आने का बिकॉज ऑफ फॉल्ट और क्रैक, और धीरे धीरे जो है मैग्मा रिलीज होते रहता था। और हमने देखा जो सेंट्रल इरप्शन था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और सेंट्रल इरप्शन का जो एग्जांपल था वो देखने को मिलता है डोरमेंट वॉल्केनोज में, और जो फिशर इरप्शन था वो एक्टिव वॉल्केनोज में। और ये एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनोज जो हैं वो टाइप्स हैं वॉल्केनोज के बेसिस ऑफ द पीरियोडिसिटी, यानी कितने कितने टाइम में वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके बेसिस पे तीन टाइप के थे, एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज और डेड और एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब जो कंटिन्यूअसली जो है जहाँ पर से इजेक्शन होता रहता है इसका मैग्मा का, उसको हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। डोरमेंट वॉल्केनोज ऐसे जो काफी टाइम से क्वाइट हैं बट फ्यूचर में जो है वो इरप्शन होने की इसमें चांसेस हैं। और डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो जो कि हजारों साल से बाहर नहीं आए हैं और शायद आगे भी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इनको ये चीज कहते हैं। और इसमें जो एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज जो है दोस्तों वो ये कि अगर जो आपका वॉल्केनो है, मींस जो अंदर की तरफ को आपका जो मैटर है अगर वो सरफेस तक नहीं पहुंचा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, मैग्मा। क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। और जब ये मैग्मा जो है दोस्तों सरफेस में पहुंच जाएगा, अर्थ की सरफेस में, और जो सरफेस में पहुंच के अगर बाहर को आना शुरू कर दिया तो उसको, जब वो सरफेस के बाहर सरफेस में पहुंच जाएगा तो उसको लावा कहेंगे। ठीक है, तो यही मैग्मा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लावा में, खाली नाम बदल जाएगा। ठीक है, सरफेस के अंदर मैग्मा, सरफेस के बाहर लावा। ये चीज आप गांड बात के याद रख लेना। ठीक है, तो इतना ही है आज की इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इससे पहले अर्थक्वेक किया था वो भी आपको शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आया है समझ में और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना दोस्तों, और साथ ही साथ इसको शेयर करना अपने अन्य मित्रों के साथ। और ऐसी ही और भी वीडियोस, लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं, इसके आगे के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको एंड स्क्रीन में सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अपडेट आए तो आप तक उसकी जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप पढ़ाई कीजिए। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।